हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष तिवारी आज आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स। जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सभी के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उपयोगी है। इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे बैंक का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, पीएससी का एग्ज़ाम या व्यापम के द्वारा होने वाला कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, इन सभी में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों का मेरे पिछले वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है नंबर या संख्या। नंबर किसे कहते हैं या संख्याएं किसे कहते हैं? तो मैथमेटिक्स का ऐसा टूल जिसके द्वारा हम गणना कर सकें या काउंटिंग कर सकें उसे नंबर या संख्याएं कहते हैं। मैथमेटिक्स का ऐसा टूल जिसकी सहायता से हम गणना कर सकें या काउंटिंग कर सकें उन्हें हम संख्याएं या नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं के बारे में आप सभी लोग निश्चित ही रूप से जानते होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है सेट या समुच्चय क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है कि सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अगर सरल भाषा में हम इसको समझना चाहें तो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, समान तरह की वस्तुएं हैं, उनके ग्रुप को हम समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक ही प्रकृति के या एक ऐसे नंबर्स जिनकी प्रकृति एक जैसी है या इनमें कोई विशेष गुण एक जैसा है, उनके ग्रुप को हम समुच्चय कह सकते हैं। दूसरा है सबसेट। सबसेट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी भी सेट को दर्शाने के लिए, किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। मैं एक सेट ए ले रहा हूँ। ए जो सेट है इसके कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट जो ए है इसके जो एलिमेंट हैं वो 1 से 6 तक मैंने लिए। अब इन एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट लेकर मैं एक और सेट बना रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है बी। तो सेट ए के एलिमेंट 2, 4 और 6 लेकर मैंने एक और सेट बी बनाया है। तो जो सेट, अगर हम सबसेट की डेफिनेशन लिखें तो किसी समुच्चय के कुछ अवयव लेकर अगर हम नया समुच्चय बनाएं तो उस नए समुच्चय को समुच्चय ए का उप समुच्चय या सबसेट कहेंगे। तो यहाँ मैंने सेट ए के एलिमेंट लेकर सेट बी बनाया है। तो सेट जो बी है वो सेट ए का सबसेट है। यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो जो सबसे ऊपर मैंने सेट लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, तो ये एक सेट है क्योंकि इसमें एक संख्या नहीं है, ये जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन सब का एक ग्रुप है। तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब इस समुच्चय को हमने दो ग्रुप में बांटा है। पहला है रियल नंबर या वास्तविक संख्या और दूसरा है इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। इसलिए मैंने आपको सेट और सबसेट के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सबसेट होंगे, एक होगा रियल नंबर या वास्तविक संख्या और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। तो सेट या सबसेट के बारे में हमें जानकारी होगी तो ये नंबर सिस्टम्स को समझने में हमें आसानी होगी। नंबर सिस्टम्स को हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या संख्याओं का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या क्या होती है।
तो ऐसी संख्या जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को C या Z के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में आयोटा b, ये आई जो संकेत दिया है इसका नाम है आयोटा b, इस रूप में लिख सकें उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें आयोटा की जानकारी होना चाहिए कि आयोटा क्या है। तो ये आयोटा एक काल्पनिक नंबर है या काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या किस तरह से है, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम समझते हैं। जैसे इस तरह की कोई इक्वेशन हो x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 का रूट। हमने रूट निकाले हैं, वर्गमूल निकाले हैं, कई संख्याओं के निकाले हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के रूट्स हमने अभी तक नहीं निकाले हैं। नेगेटिव वैल्यू के रूट्स को निकालने के लिए आयलर ने -1 का जो रूट था इसको मान लिया, इंग्लिश का आई लेटर ये संकेत में लिया और इसका नाम उसने दिया आयोटा। और ये उसने माना है मतलब कल्पना की है, इसलिए आयोटा को हम काल्पनिक संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि ये कल्पना की गई है। आयोटा वास्तव में कोई संख्या नहीं है, ये इंग्लिश का एक लेटर है जिसको संकेत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और इसकी सहायता से हम इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू हम इसको लिखेंगे -4 का रूट। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरह से होंगे, -1 × 2 × 2। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, रूट्स में रह जाएगा -1। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए 2 और -1 के रूट्स को आयलर ने आयोटा नाम दिया है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 2i, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू -4 या -4 का रूट अगर हम निकालें तो वो आएगा 2i। और ये 2i जो है एक काल्पनिक संख्या है, एक इमेजिनरी नंबर है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि i कोई संख्या नहीं है, आयोटा जो है कोई संख्या नहीं है, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको मान लिया गया है। इसलिए इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में होते हैं। ये जो a है ये कहलाता है इसका रियल पार्ट, और जो ib है ये कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम्मिश्र संख्याएं, तो इसमें समान रूप से मिश्रण होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर मिला दिया जाए तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे a और जो b है ये दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन b में आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन गया है। जैसे अभी हमने बनाया था 2 आयोटा, 2i। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये सबसे बड़ा सेट है। यहाँ पर ये नंबर सिस्टम में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा समुच्चय या सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। अब इसके दो सबसेट बनाए गए हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक है रियल नंबर या वास्तविक संख्या और दूसरा है इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं, इस तरह की संख्याएं सब सारी संख्याएं जो है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा इन्फिनिटी भी एक काल्पनिक संख्या है। हर व्यक्ति के लिए इन्फिनिटी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति 10 तक काउंटिंग जानता है तो उसके लिए 11 इन्फिनिटी है, क्योंकि वो 11 को नहीं जानता है और वो 11 नहीं लिख सकता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति 100 तक काउंटिंग जानता है तो 101 उसके लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जानता है।
इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 1000 तक काउंटिंग जानता है तो 1001 उसके लिए इन्फिनिटी है, क्योंकि वो उसको नहीं जानता है, उसको नहीं लिख सकता है। इसी तरह से हम अगर काउंटिंग करते जाएं तो जहां तक हमें काउंटिंग आती है वहां तक की संख्याएं हम लिख लेते हैं, वहां तक की संख्याएं हम बता देते हैं। इसके आगे की जब संख्या हमें नहीं आती है तो उसको हम लिख देते हैं कि इन्फिनिटी है। आजकल इन्फिनिटी जो है, आज कंप्यूटर के युग में संख्याओं की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की वैल्यू काफी बढ़ गई है। जहां तक हम काउंट कर लेते हैं वहां तक की वैल्यू हम ले लेते हैं, उसके बाद जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उसको हम इन्फिनिटी, ये भी एक सिंबल लिया गया है, इसको भी माना गया है कि इन्फिनिटी है। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हमने पढ़े, दो सबसेट हमने इसके पढ़े कि एक होता है वास्तविक संख्या या रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या को मैं आपको बता चुका हूं किस तरह की होती हैं। एक इन्फिनिटी हो गया, आयोटा वाली जितनी भी संख्याएं वैल्यू हो गई, -1 का रूट को आयोटा से दर्शाते हैं, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स में आएंगी। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो आपने गणित में जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से ये आती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर a + ib, अगर मैं a को वैल्यू दे देता हूँ 2 और b की वैल्यू दे देता हूँ 3i, तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 2 + 3i। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को इस तरह से कुछ लूं कि a की वैल्यू 2 ले लूं और b की वैल्यू 0 रख दूं, आयोटा इंटू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि i इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 + 0 इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2। तो इसमें मैंने अभी बताया था कि a जो है वो रियल पार्ट है, i भी जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका केवल रियल पार्ट बचा जो कि है 2। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी वास्तविक संख्या। अब इसी तरह से अगर मैं इसमें b की जगह पे a की जगह पे 0 रख दूं, a + i इंटू 2, तो ये बचेगा 2 इंटू i, 2i। तो ये कहलाएगी काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से इस तरह की दो पार्ट कर दिए गए जिसमें a की वैल्यू 0 है या b की वैल्यू 0 है। तो जब a की वैल्यू 0 आई रखी तो बने काल्पनिक संख्याएं, आयोटा b इस टाइप की जो वैल्यू होंगी वो काल्पनिक संख्या में आ जाएंगी, और a जो अगर b को वैल्यू 0 रखते हैं तो जो a बचता है उसको हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर जितने आपने संख्याएं गणित में पढ़ी हैं वो सारे रियल नंबर हैं, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो 1/2, 2/3 इस तरह की वैल्यू हो, या 1.5, 3.2 इस तरह की वैल्यू हो, या सिंपल 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी काउंटिंग हम करते हैं वो सब रियल नंबर्स में आती है। अब रियल नंबर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। जैसे मैंने अभी सेट A सेट B आपको बताया था, उसी तरह से एक कैपिटल लेटर ले लिया गया है R फॉर रियल। तो रियल नंबर को दर्शाने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर R का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आपको R+ और R- दिख रहा होगा, तो अब जब R में से पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लेंगे, केवल पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो उस सेट को हम R+ से दर्शाएंगे, और जब R में से नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो उस सेट को हम R- से दर्शाते हैं। बुक में इस तरह से आपको कई संकेत मिलेंगे जहाँ पे R+, R- या R लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि R लिखा है मतलब सारी वास्तविक संख्याएं ली गई हैं, R+ लिखा है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर लिए गए हैं, R- लिखा है मतलब नेगेटिव रियल नंबर या नेगेटिव वास्तविक संख्याएं ली गई हैं। अब वास्तविक संख्याओं को के सेट को दो सबसेट में डिवाइड किया गया है। पहला है रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, दूसरा है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह से पढ़ी है कि P/Q, जहां
क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू के द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपिटल क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से परिमेय संख्या की डेफिनेशन बुक में हमें मिलती है। लेकिन ये डेफिनेशन हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो ज्यादातर लोग कह देते नहीं, लेकिन 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 को हम कहेंगे कि नहीं, पर 2 जो है वो परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करती है। तो ऐसे नंबर या ऐसी परिमेय संख्या जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया 2, 4, 5 इस तरह की वैल्यू हों, या 3/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, इस तरह की वैल्यू हो, या 2/3 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.6666। अब ये अशांत दशमलव है, तो अशांत दशमलव है तो इसको हम लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार। तो जितने भी अशांत दशमलव हैं लेकिन रिपीटिंग है, मतलब सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको हम बार लगा के दर्शा देते हैं। तो इस तरह की वैल्यू भी परिमेय संख्याओं में आएंगी। जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 1.626262, ये भी एक अशांत दशमलव है, लेकिन 626262 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.62 के ऊपर बार। तो ये भी परिमेय संख्या में आएंगी या रेशनल नंबर में आएंगी। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या मतलब बिना दशमलव वाली संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं जो शांत दशमलव हैं, जैसे 1.5, 6.2 इस तरह के जो शांत दशमलव हैं, या अपन कह सकते हैं 1.325 इस तरह के जो शांत दशमलव हैं, वो सारे परिमेय संख्या या रियल नंबर्स में आती हैं। इसके अलावा इस तरह के कोई नंबर हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था 0.6 पे बार, इस तरह के नंबर, या 1.62 के ऊपर बार, या 1.623 के ऊपर बार, ये सारे जो हैं वो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर में आते हैं। अब परिमेय संख्या में जो नहीं आते हैं वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। कई बुक में तो इस तरह की डेफिनेशन भी दी रहती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। या अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे देती है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर को छोड़ने के बाद जो नंबर्स बचते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। अभी हमने परिमेय संख्या के ऊपर डिस्कस किया कि पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो संख्याएं हैं, या दशमलव वाली संख्या है 1.5, 6.2 या 1.325 इस तरह की कोई भी संख्या है, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अशांत दशमलव में जो रिपीटेड वाले पॉइंट हैं, जैसे 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये रिपीटेड हैं, जिनमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 6, 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 2, 3, 2, 3 इस तरह से रिपीटेशन चलेगा, तो ये सब भी परिमेय संख्याओं में आते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में क्या आते हैं, तो ऐसे अशांत दशमलव जो रिपीटेड नहीं होते हैं, ऐसे अशांत दशमलव जो रिपीटेड नहीं होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं √2। √2 की वैल्यू हम देखते हैं 1.414, इसके आगे भी होती है 2, 1 और आगे भी होती है। तो इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
पहली चीज तो हम इसको 2p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा √3, इस तरह से अभाज्य संख्याएं 1.732 इसके आगे भी वैल्यू होती है। यहाँ भी रिपीटेड नहीं हो रहा है, कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम बार के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसको भी हम बार के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो अभाज्य संख्याओं के जितने भी रूट होते हैं, जैसे √5 हुआ, √5 इक्वल टू होता है 2.236 इसके अलावा √7 या √6 भी ले सकते हैं, ठीक। √6 भी √3 × √2 होगा, ठीक। √8 ले सकते हैं, √8 भी 2√2 होगा, तो √2 की वैल्यू ये आएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी। इसके अलावा 9 जो है वो परिमेय संख्याओं में जाएगा, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं जैसे √13, √17, √19 इस तरह की जो वैल्यू है वो सब काय में जाएंगी, अपरिमेय संख्या में। इसके अलावा पाई इक्वल टू क्या होता है 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू और भी आगे होती है, ये पूरी वैल्यू नहीं है। इसको हम यूज करने के लिए केवल दशमलव के 2 अंकों तक हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे भी इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो पाई है ये भी अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। तो अभाज्य संख्या के रूट्स और पाई ये अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। पाई को लोग लिखते हैं 22/7, लेकिन ये भी इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये भी इसकी लगभग वैल्यू है, 3.14 के लगभग वैल्यू है, तो ये भी इसकी सही वैल्यू नहीं है। क्योंकि पाई इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस, परिधि बटे त्रिज्या, और परिधि बटे त्रिज्या 22/7 नहीं होती है, इसके लगभग होती है। तो ये इसकी लगभग वैल्यू है, लेकिन हमें यूज करना है तो 1.34 से ज़्यादा सटीक है, इसलिए हम 22/7 को यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मतलब पाई को भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमने जाना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5 और पाई, √7 भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं √13, 11 का रूट, इस तरह से ये सारे जो है वो अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहला सेट था कॉम्प्लेक्स नंबर या सममित संख्या। सममित संख्या के 2 पार्ट किए, एक वास्तविक संख्या या रियल नंबर, दूसरा किया काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तो जो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो गणित में हमने अभी तक पढ़ी हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉइंट में हो या p/q के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में नहीं भी है, जैसे √2, √3, ये भी वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर्स में आएंगे। रियल नंबर्स के सेट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया कि इंटीजर्स हैं या पॉइंट वाली वैल्यू हैं या ऐसे दशमलव हैं जो अशांत हैं पर रिपीटेड हैं, वो सब परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। और अपरिमेय संख्याओं में इस तरह के दशमलव फॉर्म जो रिपीटेड नहीं है वो आ जाते हैं, और जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। अब परिमेय संख्याओं का एक सबसेट हमने बनाया इंटीजर्स। तो परिमेय संख्याओं के 2 पार्ट किए गए हैं, एक इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर। पहला है पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक। अब पूर्णांक मतलब जिसमें पूरे अंक हों, पूर्णांक मतलब जिसमें पूरे अंक हों, जैसे 2, 3, 4, 5, ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक। और पूर्णांक के सेट को हम i के द्वारा या z के द्वारा दर्शाते हैं, z या i से हम इसको दर्शाते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है i या z से दर्शाते हैं। i+, i-, z+ और z- मतलब वही पॉजिटिव
को अलग अगर हम करना चाहें तो प्लस लगा देते हैं, नेगेटिव को अलग करना चाहें तो माइनस लगा देते हैं, जैसे q प्लस क्यू माइनस आर माइनस मैंने बताया था। दूसरा है अपूर्णांक। तो अपूर्णांक क्या होते हैं, जैसे पॉइंट में जो वैल्यू है 1.5, 2.6 इस तरह की जो वैल्यू है वो क्या कहलाती हैं, अपूर्णांक। तो अपूर्णांक में ऐसे इंटीजर्स जो ऐसे नंबर जो पूरे नहीं हैं, पॉइंट में हैं, उनको हम अपूर्णांक में लेते हैं, और जो नंबर पूरे हैं उनको हम पूर्णांक में लेते हैं। अब पूर्णांक का सेट अगर मैं लिखूं तो इसको z या i के द्वारा दर्शाते हैं, डैश 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 -2 -1 0 1 2। तो इसमें नेगेटिव पूर्णांक भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो जब नेगेटिव वाले को अलग कर देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, तो इनको हम i माइनस के या z माइनस के द्वारा दर्शाते हैं, और 1 2 3 4 5 इनको अलग कर देते हैं तो इसको हम z प्लस के द्वारा दर्शाते हैं। अगर हम कहते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ पे अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हम लेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होंगे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको कहते हैं ऋणेत्तर। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणेत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक, जीरो नॉन नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है, और जीरो ना तो नेगेटिव वैल्यू होती है ना पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका हमें खास तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पे मिस्टेक होती है कि नॉन नेगेटिव कहा है, ऋणोत्तर कहा गया है, तो ऋणोत्तर में पॉजिटिव वैल्यू होंगी। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। और अगर नॉन पॉजिटिव कहा गया है, इधर ले लिखा नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब धनेत्तर, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं है में क्या आएगा, माइनस से, -1 -2 -3 डैश डैश। जीरो ना तो नॉन नेगेटिव में आएगा ना नॉन पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव वैल्यू है ना पॉजिटिव वैल्यू है। इसका हमें ध्यान रखना है। आइए अब पूर्णांक को और अपूर्णांक हमने पढ़ ली। अब पूर्णांक अपूर्णांक के बाद है होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो जब इंटीजर्स में से नेगेटिव वैल्यू को हटा दिया जाए, इंटीजर्स में से नेगेटिव वैल्यू को हटा दिया जाए, तो नेगेटिव वैल्यू को जब हम हटाएंगे तो बचेगा 0 1 2 3 डैश डैश। इसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर्स के सेट को W के द्वारा हम दर्शाते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, 0 रहेगा और 1 2 3 4 5, और इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू हमने यहाँ पे हटा दी है जो नॉन इंटीजर में चली गई है। अब इंटीजर जो बचे थे उनका एक सबसेट बनाया है हमने। तो इंटीजर जो ये थे इनका एक सबसेट बनाया है जिसमें से हमने नेगेटिव इंटीजर को छोड़ दिया है, और बाकी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इनको मिलाकर एक सेट बनाया है जिसको हम होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कह रहे हैं। अब होल नंबर्स में से अगर हम जीरो को हटा दें, होल नंबर्स में से अगर हम इस जीरो को हटा दें तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 डैश डैश। इसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी, जब हम आदि मानव काल में थे तो हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी, तो उंगली के इशारे से 1 2 3 4 5 इस तरह से हम बताते थे, जहाँ पे हमें जीरो की आवश्यकता नहीं थी।
तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर हैं वो आदि मानव काल में जो हमने सीखे उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जीरो की खोज बाद में भारत में आर्यभट्ट ने की, और हमें 9 के आगे जो काउंटिंग थी 10, 11, 12 या पॉइंट दशमलव वाली जो वैल्यू थी वो हमने काउंटिंग करना सीखी। जीरो की खोज जब तक नहीं हुई थी, जब तक हम ना तो 9 के आगे काउंटिंग कर पा रहे थे और ना, हाँ काउंटिंग करते थे लेकिन 5 के टेबल के फॉर्म में करते थे, एक बार 5, दो बार 5, 3 बार 5 इस तरह से। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गए होंगे कि जो नंबर हमें नेचर से हमने सीखे, आदि मानव काल में नेचर से हमने सीखे, वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। जीरो की खोज बाद में मानव ने की, इसलिए ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। पूर्णांक या होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में जीरो को अगर मिला दिया जाए तो होल नंबर या पूर्णांक बन जाते हैं। अब पूर्णांक पूर्ण संख्या, होल नंबर्स या पूर्ण संख्या बन जाते हैं। होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू। अगर इंटीजर्स में दशमलव वाली वैल्यू को अगर मिला दिया जाए तो ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बन जाते हैं। और रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं ऐसे अशांत दशमलव जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स बनते हैं। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिला दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। तो अब नंबर सब सिस्टम या संख्या पद्धति में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या संख्याओं का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया है। सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। इसके दो सबसेट हमने बनाए, पहला है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं और दूसरा बनाया इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। अब रियल नंबर्स को हमने फिर से डिवाइड किया, इसके भी दो सबसेट बनाए, पहला है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, इसको हम Q के द्वारा दर्शाते हैं। इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं, Q प्लस और Q माइनस। इसी तरह से वास्तविक संख्याओं को भी Q प्लस और R माइनस के फॉर्म में हम बांट सकते हैं। तो रियल नंबर्स को हमने दो जगह डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। अब रियल नंबर्स को हमने दो जगह डिवाइड किया, इंटीजर और नॉन इंटीजर, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिनमें पॉइंट नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है, और अपूर्णांक मतलब जो दशमलव वाली वैल्यू है। अब पूर्णांक को हम Z या I के द्वारा दर्शाते हैं, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो वैल्यू थी वो नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी और जीरो भी था, डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश, इस तरह की जो सारी दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को हमने Z या I में लिया था। अब इनमें से नेगेटिव वैल्यू मतलब -1 के इस साइड, 0 के इस साइड से -1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक की वैल्यू को अगर हम हटा दें तो हमारे पास बचते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। जब हम आदि मानव काल में हमने जो काउंटिंग सीखी उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इनमें जब हमने 0 को मिलाया तो संख्याएं पूर्ण हुई और उनको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स में से अगर 0 को हटा दिया जाए तो इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर को n के द्वारा दर्शाते हैं, होल नंबर को w के द्वारा दर्शाते हैं, इंटीजर्स को हम I या Z के द्वारा दर्शाते हैं, परिमेय संख्याओं को Q के द्वारा दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्याओं के लिए कैपिटल P या T के द्वारा दर्शाया जाता है, और रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R के द्वारा